नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख़याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि ख़बर ख़याल हो या ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हों, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आपको ये भी अच्छी तरह अंदाज़ा है कि रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हो। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहज के 10 दिन में नेक अमाल अल्लाह ताला को इतने पसंद है कि इन 10 दिनों के बराबर दूसरे दिनों का मर्तबा नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में लोगों को यानी अपनी उम्मत को खुशखबरी सुनाई है। तो बहरहाल नाज़रीन, ख़बरों की तरफ चलते हैं और ख़बरों के बारे में आपको बताते हैं कि किस तरह आलमी सतह पर अमेरिका की हर दरमी उसकी ज़िद के नतीजे में आलमी अमन को बहुत ज़्यादा ख़तरा लायक है। और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में महंगाई में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, ख़ास तौर पर तीसरी दुनिया के ममालिक में। वैसे भी आप देखेंगे कि ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल ने जो जंग मुसल्लत की है और ख़ास तौर पर अमेरिका को इसराइल जिस तरह बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गया है, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह बेवकूफ़ बनाया है इसराइल, मैं समझता हूँ कि किसी अमरीकी सदर को किसी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इतना बेवकूफ़ नहीं बनाया होगा। अब तो अमेरिका को, अमरीकी कौम को, अमरीकी सदर को इसराइल बेवकूफ़ बनाने में पूरी तरह कामयाब हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अमरीकी कौम जो है या अमरीकी अवाम जो है वो इंसाफ पसंद है। उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि यानी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अपनी जंग यानी इसराइल की जंग वो अमेरिका पर थोप चुके हैं और अमेरिका को भी उस मैदान जंग में उतार चुके हैं। तो ये जो हालत होती है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है और आप अच्छी तरह अंदाज़ा करते हैं कि किस तरह के हालात इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की वजह से पैदा हुए और सारी दुनिया में अमन यानी तबाह व बर्बाद होकर रह गया है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि ख़ाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और सारी दुनिया में पेट्रोल और डीजल की किल्लत पाई जाती है और कुदरती गैस की किल्लत पाई जाती है। ख़ास तौर पर यूरोप के बारे में कहा जा रहा है कि यूरोप में गैस और जो ऑयल है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो आम आदमी के बस की बात नहीं है। हिंदुस्तान में भी आप देखेंगे कि हालिया अरसे के दौरान यानी आपने देखा 3 या 4 दिन पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हरदीप सिंह पुरी जो हमारे वज़ीर पेट्रोलियम हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था और कहा था कि जो तेल की सरकारी कंपनियां हैं उन्हें हर रोज़ 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन 3-3 रुपये बढ़ाने के बाद से आपको बता दूं कि रिकवरी जो हो रही है यानी 150 करोड़ रुपए की रिकवरी हो रही है। इस तरह अब नुकसान 850 करोड़ रुपए का रह गया है और आने वाले दिनों में अगर फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो फिर समझिए कि और मज़ीद 150 करोड़ रुपए का नुकसान कम किया जा सकता है। लेकिन अब मोदी हुकूमत क्या करती है ये देखने वाली बात है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हमने इंटरनेशनल लेवल की बात की है तो आपको बता दें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर ईरान अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ अमन माहिदा नहीं करता है तो फिर ईरान का बुरा हाल कर दिया जाएगा। और दो जवाब में आप देखेंगे कि ईरानी जो तर्जुमान हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारी तवज्जो जंग ख़त्म करने पर मरकूज़ है। पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका से मुज़ाकरात जो हैं या बातचीत जो है वो जारी रहेगी। और ये बात तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कही है और ये भी कहा है कि दुश्मन को जवाब देना हम बखूबी जानते हैं और अमेरिका जान चुका है कि धमकियों या माशी दबाव से ईरान को अपने हुकूक के हुसूल से महरूम नहीं रखा जा सकता। तो बहरहाल एक बात अहम है कि अमेरिका ने ये दावा किया है कि उसने ईरान के मुतालिबात को मुस्तरद कर दिया है। ख़ास तौर पर जो मुआवज़े की अदायगी का मुतालिबा था उसे मुस्तरद कर दिया है। यानी अमेरिका ईरान को किसी भी नुकसान की पाबजाई नहीं करेगा, ये बात कही है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमेरिका के जुल्म का अंदाज़ा, उसकी दरिंदगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान पर जो पहला हमला किया था वो किसी फ़ौजी हेडक्वार्टर पर या फ़ौजी तनसीब पर नहीं किया था बल्कि छोटे छोटे मासूम बच्चियों के स्कूल पर किया था और उसमें 161 बच्चों ने जाम शहादत नोश
خاموش کیا تھا، تو کیا امریکہ کو اس کا معاوضہ ادا نہیں کرنا چاہیے؟ انسانیت کیا امریکہ نے پاسداری کی ہے؟ امریکہ نے انسانیت کی پاسداری نہیں کی، بلکہ بچیوں کے اسکول پر حملہ کرتے ہوئے درندگی کا بدترین ثبوت دیا ہے۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، ان کی کیبنٹ کو اور تمام کابینی رفقا کو اور امریکی انتظامیہ کو، ایڈمنسٹریشن کو قانون کے دائرے میں لانا ہوگا اور کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا۔ حد تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے ذریعے جنگی مجرم قرار دینا بھی چاہیے، کیونکہ وہ اسرائیل کے نرغے میں پھنسا ہوا ہے اور اسرائیل اسے بیوقوف بناتا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ خود امریکیوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو ٹرمپ فیصلے کر رہے ہیں وہ انتہائی بیوقوفانہ ہے اور ان فیصلوں سے امریکہ کو نقصان پہنچے گا اور بیرون ممالک کے امریکی جو مفادات ہے اسے نقصان پہنچے گا۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک چین کا سوال ہے، امریکہ کی ہیبت کا اندازہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہیبت کا اندازہ، امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو ہو یا پھر امریکی جو بڑے بڑے صنعت کار تھے، ان کی ہیبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ چین سے کس طرح ڈرتے ہیں، کس طرح پریشان ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حالیہ عرصے کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بڑا ڈیلیگیشن لے کر پہنچے تھے بیجنگ، اور وہاں پر زی جن پنگ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ظرف طاقت کا اندازہ آپ لگائیے کہ اور ٹیکنالوجی میں برتری کا اندازہ لگائیے کہ کس طرح امریکی ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ امریکیوں نے ان تحفوں کو ایئرپورٹ کے باہر ہی پھینک دیا، جب یعنی ایئر فورس ون جو طیارہ ہے صدر ٹرمپ کا، اس کے باہر ہی پھینک دیا امریکہ روانہ ہوتے وقت، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں چین ان کی جاسوسی تو نہیں کرے گا۔ تو بہرحال جو تحفے تحائف چین نے امریکی ڈیلیگیشن کو دیے تھے، امریکی ڈیلیگیشن نے اسے کوڑے دان کی نظر کر دیا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ اپنے آپ کو جو سپر پاور کہتا تھا، آج اس کو طالبان نے اس قدر ذلیل کر دیا ہے، آج اس کو آپ دیکھیں گے ایرانیوں نے اس قدر ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے کہ وہ ہمت نہیں کر پا رہا ہے کہ کوئی رسک لے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ چین سے ہیبت کس قدر طاری ہو گئی تھی کہ چین کا کوئی بھی چیز بھی وہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ ویسے بھی ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک چین کا سوال ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے بوئنگ طیاروں کا معاہدہ کیا، سویابین کے بارے میں بھی کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا، جبکہ چین نے اگلے 3 سال کے دوران امریکہ میں $17 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ چین کتنی سرمایہ کاری کرتا ہے۔ ویسے بھی چین امریکہ سے ڈرنے والا نہیں ہے اور امریکہ چین سے ڈرنے والا ہے، گھبرانے والا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جو چینی ہیکر سے امریکہ ڈر رہا ہے، چینی ہیکرز نے امریکہ پر جو یعنی دبدبہ قائم رکھا ہے، وہ قابل تعریف ہے اور اس سے ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کو سبق سیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، جہاں تک انٹرنیشنل یعنی لیول کی خبروں کا سوال ہے، بین الاقوامی خبروں کا سوال ہے، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عید جو منائی جائے گی سعودی عرب میں، جو چاند نظر آ گیا ہے ذی الحج کا، اور عید جو منائی جائے گی وہ 27 مئی کو منائی جا رہی ہے، جبکہ ہندوستان میں 28 مئی کو عید الاضحیٰ کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ تو بہرحال ناظرین، جہاں تک عازمین حج کا سوال ہے، عازمین حج کی خدمت میں سعودی حکومت کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہی ہے، بہترین انتظامات کیے گئے ہیں اور گرمی سے بچانے کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سعودی وزارت حج و عمرہ نے آئندہ عمرہ سیزن کے آغاز سے متعلق اہم تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں، وزارت کے مطابق عمرہ زائرین 15 ذی الحج 1448 ہجری سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں گے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ عمرہ ویزے کا اجرا 31 مئی 2026 سے شروع کیا جائے گا۔ ویسے میں ناظرین آپ کو بتا دوں کہ لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر کے کونے کونے سے معتمرین جو ہوتے ہیں، یعنی عمرے کی ادائیگی کے لیے لوگ آتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر بھی حاضری دیتے ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتے ہیں اور خاص طور پر نماز توبہ ادا کی جاتی ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے سامنے حاضر ہو کر آپ درود و سلام پڑھتے ہیں، تو کس قدر وہ نورانی منظر ہوتا ہے، کس قدر پیارا منظر ہوتا ہے، اور زندگیوں میں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا صحت مندانہ انقلاب برپا ہو گیا ہے، اور اپنے نبی کی محبت اس قدر بھر آتی ہے کہ وہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کے سامنے لا کھڑا کر دیا ہے۔ تو بہرحال بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پیارے
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना भेजा जाता है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये उम्मती जो है ये खुशकिस्मती है किसी भी उम्मती के कि अपने नबी के सामने हाजिर हो जाए। लेकिन याद रखिए कि नबी के सामने हाजिर होना कोई मामूली बात नहीं है। बहरहाल अल्लाह से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, साफ़ सुथरे हो जाना, पाकीज़ा हो जाना, और जब कहीं जाकर हम अपने नबी के सामने जा सकते हैं। वरना इस तरह गुनाहों में डूबे जाना मैं समझता हूँ कि नाकाबिले तसव्वुर हो जाता है। तो बहरहाल हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने गुनाहों से महफूज रखे, गुनाहों से पाक रखे। यकीन मानिए कि आज अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप कोई आपकी माँ, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर गरम गरम रोटी दे दे और आपको मौज दे या फिर आपको आम का रस दे दे और कहे कि आप इसके साथ खा लीजिए, तो आप यकीन मानिए कि वो रोटी की गर्मी और जो गर्म होती है रोटी, वो यकीनन हमें याद दिलाती है कि अल्लाह रोटी इतनी गर्म है और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो बहरहाल या रब या रब या रब कहते हुए, आंसू बहाते हुए अल्लाह से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से महरूम यानी महफूज रखे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो बहरहाल नाज़रीन, अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचने की दुआ करते हैं और आपको बताते हैं कि हज उम्र की जो जिससे सादत नसीब होती है, ये सादत बहुत बड़ी सादत है। और जो भी हज के लिए जाते हैं या उम्र के लिए जाते हैं वो ज़यीफ़ुर रहमान होते हैं, अल्लाह के मेहमान होते हैं, और अल्लाह के मेहमानों को वहाँ पर बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम से उनसे सलूक किया जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन, काबतुल्लाह आपकी नज़रों के सामने है और आप लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क, अगर आप कहते हुए आगे बढ़ते हैं तो कितना एक जज्बाती मंजर होगा, कितना नूरानी मंजर होगा। और जब आपकी आंखों से आंसू रवा होंगे तो कैसा लगेगा, आप खुद उसकी हलावत जो है, ईमान की हलावत जो है, वो कैसे महसूस कर सकते हैं। तो बहरहाल आपको बता दूं कि 15 ज़िलहज 1448 हिजरी से मक्के मुकर्रमा में मुतमरीन दाखिल हो सकेंगे। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि नुस्ख जो ऐप है उसके ज़रिए उम्रा इजाज़तनामा 1 जून 2026 से दस्तयाब होगा। तो बहरहाल हमने आपको हज उम्रा की ख़बर सुनाई है। और वैसे भी आपको देखेंगे कि अब क्योंकि वहाँ पर मनासिक हज जब शुरू हो जाएंगे तो तब से हम आपको वहाँ की खुसूसी ख़बरें ज़रूर आपके सामने पेश करेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो रही एक बात, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूँ कि शहर हैदराबाद हो या अतराफ व अकनाफ हो, ऐसा लगता है कि फ़िरक़ा परस्त दरिंदे या फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाने वाले अशरार या खुद साख्ता गौ रक्षक जो हैं वो अमन अमान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे इस मामले में पुलिस को फौरी चौकस हो जाना चाहिए। अगर पुलिस गफलत बरतती है तो गड़बड़ होती है। अगर पुलिस चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, या अशरार क्या मारेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि गुड्डी मुल्कापुर के पास क्या हुआ, प्लाईवुड की गाड़ी को इन दरिंदों ने जानवरों की ट्रक समझ लिया और उसके बाद जो संगबारी की और रास्ते में जाने वाले भी ज़ख्मी हुए। 2 पुलिस वालों को भी ज़ख्म आए और अब पुलिस ने उन दरिंदों के ख़िलाफ़, उन शरपसंदों के ख़िलाफ़ इक़दाम क़त्ल का मुक़दमा दर्ज कर लिया है और 5 अफराद बशमुल साई किरण नामी ये इनका जो सरगना है उसके ख़िलाफ़ ये मुक़दमा दर्ज किया गया है। लेकिन ये तमाम के तमाम 5 फ़रार बताए जाते हैं। अब पुलिस की आजमाइश है कि वो पुलिस क्या कार्रवाई करती है, और पुलिस को चाहिए कि इस तरह की यानी ख़तरनाक हरकतें करने वाले या सरगर्मियाँ अंजाम देने वालों को सबक सिखाना चाहिए और उन्हें यकीन मानिए कि इस तरह यानी सज़ा देनी चाहिए कि वो दूसरों के लिए ताज़ियाने इबरत साबित हो। यकीन मानिए कि अमन को नुकसान अगर कोई पहुंचाता है तो अपने शहर को नुकसान पहुंचाता है, और अपने शहर को नुकसान पहुंचाता है तो वो अपनी रियासत को, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। तो ये इस तरह के अनासिर से सख्त अंदाज में निमटना चाहिए। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि ये जो गायों का मामला है या फिर बड़े जानवरों का मामला है या बैलों का मामला है, तो आपको बता दूं कि कोई भी ये यानी गाय को नहीं काटता या ज़ुबा नहीं करता, बल्कि उन बैलों को ज़ुबा करता है जो किसान फ़रोख्त करता है इस बुनियाद पर कि अब वो बैल उसके काम का नहीं रहा। और इसके लिए बाज़ाब्ता वेटरनरी डॉक्टर से जो सर्टिफिकेट है वो भी हासिल किया जा सकता है और उसकी फ़ीस बताई जाती है कि तकरीबन 1600 रुपये फ़ीस होती है। और ये शहर में जो बैल आ रहे हैं वो दरअसल वेटरनरी डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ आ रहे हैं। तो ऐसे में गौ रक्षकों को का काम यानी जिस अंदाज में वो कर रहे हैं उनको इजाज़त किसने दी है? क्या पुलिस मर गई है कि गौ रक्षक आके काम कर रहे हैं? पुलिस को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और पुलिस अगर इस तरह के गौ रक्षकों को देखे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और
اور یہ کام पुलिस का है, गौ रक्षकों का नहीं। कानून को अगर कोई अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, ये एक अहम काम है। तो बहरहाल अब पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस को मुजरिमाना गफलत बरतने के बजाय चौकसी इख्तियार करना चाहिए और चौकस रहना चाहिए, और अशरार जो अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप मिसाल के तौर पर आप गुड्डी मलकापुर के पास आप देखेंगे प्लाईवुड क्या, एक ट्रक जा रहा था और अशरार उसके पीछे पड़ गए और ड्राइवर को मारपीट की। ड्राइवर बार बार कह रहा था भाई ये प्लाईवुड की गाड़ी है और इसमें कोई जानवर नहीं है, उसके बावजूद अशरार ने शरपसंदी की। अब पुलिस का काम बनता था कि पुलिस अशरार को सबक सिखाती और उनके यानी कुछ भी होगा, अगर लाठीचार्ज भी करती है तो उन्हें लाठीचार्ज के जरिए भी सबक सिखाती थी। तो आपको बता दूं कि तब कहीं जाकर हालात काबू आ सकते हैं, वरना पुलिस खामोश रहेगी और ये अशरार जो है और कानून को हाथ में लेंगे गौ रक्षक के नाम पे, तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या हालात होंगे। तो बहरहाल हमारा एक बदनाम ज़माना एमएलए भी है जिसे बीजेपी ने लात मार कर निकाल दिया है। तो बता दूं कि उस एमएलए ने भी डीजीपी को एक लेटर लिखा है, सीबी आनंद को लेटर लिखा और कहा है कि भाई आप पुलिस से कहिए कि ये जो स्मगलिंग हो रही है यानी जानवरों की, उससे रोका जाए। जबकि बेचारे को नहीं मालूम कि वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसकी बुनियाद पर ही शहर में जानवर मुंतकिल किए जा रहे हैं, और ये कोई गाय नहीं होते बल्कि बैल होते हैं। तो बहरहाल अब ऐसा लगता है कि इस तरह के लोगों से अच्छे तो बैल हो गए हैं। और यही कहा जाता है ना कि अगर कोई बददिमागी के काम करता है, अगर कोई होशियारी के काम नहीं करता, अगर कोई दुश्मनी की अदावत के काम करता है, अमन को नुकसान पहुंचाने का काम करता है, तो लोग कहते हैं कि बैल की तरह काम मत करो, बैल की तरह हरकतें मत करो। तो बैल बेचारे को बदनाम किया जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये बद से बद जानवर से भी बदतर हैं, क्योंकि अमन को नुकसान पहुंचाना मुल्क को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है, ये मुल्क के गद्दार हैं। तो बहरहाल वो बेचारा सीबी आनंद को लेटर लिखता है और कहता है कि पुलिस को सियासी दबाव में आए बगैर काम करना चाहिए। तो अब ये पुलिस को सबक सिखा रहा है। और दूसरी बात नाज़रीन आपको बता दूं कि एक और ख़बर आ रही है, और ख़बर ये है कि अमेरिका के शिकागो के करीब एक भयानक सड़क हादसे में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली एक तालिबा अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गई है। अब एक और ख़बर की जानिब चलते हैं, आपको बताते हैं कि उस्मानिया सिटी ने बकरीद के बायस इम्तहानात को रीशेड्यूल करने का ऐलान कर दिया है। और आपको ये बता दूं कि रियासत तेलंगाना में और हिंदुस्तान में 28 मई को ईद उल अज़हा मनाई जा रही है, जबकि चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कुमार मुलुगरम ने कहा है कि अगर बकरीद की तारीख तब्दील होती है तो इसके मुताबिक ही इम्तिहानात को रीशेड्यूल किया जाएगा। आपको ये बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मुतालबा किया था कि 28 मई को ईद उल अज़हा होने वाली है, और ऐसे में जो इम्तिहान 28 मई को मुनक़िद किया जा रहा है उसे मौखिर कर दिया जाए। तो बहरहाल उस्मानिया सिटी ने इम्तिहानात मौखिर करने का ऐलान कर दिया है, यानी अगर 28 तारीख को ईद होती है तो उस दिन कोई इम्तिहान नहीं होगा। वैसे नाज़रीन हम आपको लिए चलते हैं केरला में आपने देखा कि 4 मई को नताइज का ऐलान हुआ, और उसके बाद आज कहीं जाकर वहाँ पर वीडी सतीशन जो है कांग्रेस के लीडर, उन्होंने बहैसियत चीफ मिनिस्टर अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। इस मौके पर आपको बता दूं कि सदर कांग्रेस मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके अलावा राहुल गांधी, हमारे प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सीनियर कायदीन के साथ साथ हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। तो बहरहाल उन्होंने उनके 20 रुकनी काबीना ने भी इस मौके पर ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर ने इन्हें राजदारी और ओहदे का हलफ दिलाया है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि किस तरह ताख़ीर हुई है वहाँ के चीफ मिनिस्टर के इंतखाब में। कभी केसी वेणुगोपाल का नाम लिया गया, कभी किसी का नाम लिया गया और कभी वीडी सतीशन का नाम लिया गया। चलो बहुत ही अच्छा फैसला किया कांग्रेस ने, लेकिन कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जब इंतखाबी नताइज 4 मई को आते हैं तो इतनी ताख़ीर क्यों होती है। तो आप कंट्रोल रखिए, अपने एमएलएस पर कंट्रोल रखिए, अपने लीडरों पर कंट्रोल रखिए, उसी तरह जिस तरह बीजेपी कंट्रोल रखती है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी में जमहूरियत नहीं है, कांग्रेस में जमहूरियत है, तो फिर कांग्रेस को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस में जमहूरियत के नाम पर इस कदर ज़्यादा गद्दार पैदा हो जा रहे हैं कि कोई आसाम का चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो कोई किसी रियासत का बड़ा लीडर बन जाता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात कांग्रेस खुद पैदा कर लेती है और अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़े मार लेती है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि अब केरला के चीफ मिनिस्टर ने अपने ओहदे का हलफ ले लिया है। वैसे नाज़रीन जहाँ तक SIR का सवाल है तो आपको बता दूं कि
SIR के मामले में ख़ास तौर पर किशन रेड्डी का कहना है कि यहाँ पर तेलंगाना में रोहिंग्याई और बांग्लादेशी बाशिंदों के नाम हज़फ किए जाएं। तो बहरहाल अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्याई बाशिंदे यहाँ की शहरियत हासिल करते हैं तो ये किशन रेड्डी के जो बॉस होते हैं यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उनकी गलतियों का नतीजा हो सकता है, क्योंकि मरकज़ में 12 साल से कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, मरकज़ में 10-12 साल से TMC की हुकूमत नहीं रही, मरकज़ में 10-12 साल से यानी कम्युनिस्टों की हुकूमत नहीं रही। तो इसका मतलब कुछ भी मुल्क को नुकसान पहुंचता है तो ये मोदी हुकूमत जिम्मेदार होती है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि ये मुसलमानों को दरअंदाज कहते हैं। खुद हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दरअंदाज का नाम दिया, कपड़े देखकर पहचानने की बात की। तो ये वज़ीर-ए-आज़म अगर इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, इस तरह का लब व लहजा इख्तियार करते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बढ़कर बदबख्ती की कोई बात नहीं। और आपको ये बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश में कहा था कि शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी। तो वज़ीर-ए-आज़म को क्या पसंद है नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात की है। हमें पसंद नहीं है, क्योंकि आवाम को पसंद नहीं है, हिंदुस्तान को पसंद नहीं है इस तरह की गुफ्तगू, क्योंकि ये आवाम को बांटने वाली गुफ्तगू है, आवाम को तकसीम करने वाली गुफ्तगू है, आवाम के तकरीबी ताकतों के ज़रिए नुकसान पहुँचाने वाली ये बात होती है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करना इसका मतलब होता है। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो कम अज़ कम अपना नहीं तो ओहदे का ख्याल रखें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपोजिशन कायदीन ने मुतअद्दिद मरतबा कई मरतबा वज़ीर-ए-आज़म से कहा है कि बराए मेहरबानी अपना ख्याल नहीं होगा आपको तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी इज़्ज़त, आपकी ज़िल्लत, ये आप उसके लिए ज़िम्मेदार है, लेकिन ओहदे की इज़्ज़त रख लीजिए, इस तरह के बयानात मत दीजिए ताकि दुनिया में ये पैगाम पहुँचे कि भाई वज़ीर-ए-आज़म इस तरह बात करता है। हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी उस पर आज तक वो अमल करता है, ये बात पैदा ना हो। तो बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म, हिंदुस्तान का ओहदा कोई मामूली ओहदा नहीं है, हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। और हम है कि ट्रंप हमें गालियाँ देता है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ट्रंप हमारे खिलाफ बात करता है, हमारे वज़ीर-ए-आज़म का मुँह नहीं खुलता। और हद तो ये है कि ट्रंप ने सिर्फ 2 फीट दूर बैठकर ये कहा था कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ वायलेटर है, लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म को ज़हमत नहीं हुई कि अपना मुंह खोलें या कुछ बोलें। जबकि आप देखेंगे कि यूक्रेन की क्या अहमियत है, यूक्रेन की क्या हैसियत है हिंदुस्तान के सामने। और आपको बता दूं कि उसके सदर ज़ेलेंस्की, आप देखेंगे कि जब व्हाइट हाउस पहुंचते हैं तो ज़ेलेंस्की के मजाक उड़ाने की कोशिश की जाती है, और वो मजाक उड़ाते हैं, ट्रंप उड़ाते हैं, नायब सदर JD वेंस उड़ाते हैं, और वहाँ मौजूद गोदी मीडिया जिस तरह है वहाँ पर ट्रंप मीडिया भी है। तो मैंने कहा मतलब चापलूस और तलबे चाटू जो मीडिया है ट्रंप का, वो उसके नुमाइंदे भी ज़ेलेंस्की का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हम सल्यूट करते हैं ज़ेलेंस्की को, वो आंखों में आंखें डाल कर ट्रंप को जवाब देता है, वेंस को जवाब देता है, और तलबे चाटू मीडिया को जवाब देता है, और मुंह तोड़ जवाब देता है। और ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़ेलेंस्की ने इन तमाम को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा है और जिसकी गूंज सारे दुनिया में सुनाई दे रही है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ज़ेलेंस्की बनना चाहिए था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने ये नहीं किया। अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में गैर कानूनी तारिकीन वतन के नाम पर जो हिंदुस्तानियों को अमेरिका से निकाला गया, उस मौके पर इंतहाई तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार किया गया। हिंदुस्तानियों के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ डाली गई, और हद तो यह है कि जो हमारे सिख भाई थे उनकी पगड़ियाँ कोड़ेदान की नज़र कर दी गई। लेकिन हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपना मुंह नहीं खोला और कुछ नहीं बोला। अब बोलेंगे तो कब बोलेंगे वज़ीर-ए-आज़म, ये सोचने वाली बात है। अगर मरकज़ी वज़रा के कपड़े उतारे जाएंगे, उनकी तलाशी ली जाएगी अमरीकी एयरपोर्ट्स पर, तो तब बोलेंगे वज़ीर-ए-आज़म, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि SIR की हम बात कर रहे थे, तो अब हमारे मरकज़ी वज़ीर है किशन रेड्डी। किशन रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में अतराफ अकनाम में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी बाशिंदों ने अपने नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल कर लिए हैं, उनके नाम हज़फ किए जाएँ। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह की शरंगेज़ बयानात के ज़रिए एक बेचैनी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपको बता दूँ कि जनाब आमिर अली खान, न्यूज़ एडिटर सियासत जो हैं, उन्होंने मुसलमानों की रहनुमाई के लिए, मुस्लिम राय दहिंदों की रहनुमाई के लिए रोज़नामा सियासत के दफ्तर में आपको बताना ज़रूरी है कि हेल्प डेस्क कायम किया है, जहां SIR से मुतालिक राय दहिंदों की रहनुमाई की जा रही है और पूरी भरपूर रहनुमाई की जा रही है। और आप ये भी देखेंगे कि हज़ारों की तादाद में अब तक मुख्तलिफ असम्बली हलकों में यानी फैमिली मैपिंग भी हो चुकी है। अब SIR के लिए आप लोगों को चौकस रहना चाहिए, और इसके लिए आपको बताना ज़रूरी है कि SIR के लिए चौकस रहते हुए जो BLOs वगैरह हैं, उन
کے سلسلے میں آپ کو چوکس رہنا چاہیے، ان سے ملنا چاہیے۔ بہرحال اب آپ کو بتا دوں کہ جو سدرشن ریڈی ہے ریاست تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ 2002 کی SIR یعنی 2002 کی فہرست میں جن افراد کے نام شامل نہیں ہیں ان کے نام حذف نہیں کیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، کیونکہ حکومت نے یا الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو 12 دستاویزات کے رکھے ہیں، ان دستاویزات میں سے ایک بھی دستاویز آپ کے پاس ہوگی تو آپ کا نام حذف کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوگی اور نہ کوئی جرت کر پائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آدھار کارڈ ہو یا پھر آپ کے پاس پاسپورٹ ہو یا SSC سرٹیفکیٹ ہو، یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اگر پینشن بک ہو، یہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ کے یعنی گھر ذاتی ہو، اس کے کاغذات ہوں تو یہ بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ 12 دستاویزات کیا ہیں جو آپ اپنے پاس رکھیں، یعنی 2002 کی فہرست میں بھی اگر آپ کا نام شامل نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ دستاویزات میں سے ایک ڈاکومنٹ آپ کو ہندوستان کا شہری ثابت کر سکتی ہے، آپ کو ہندوستان کا ووٹر ثابت کر سکتی ہے، جبکہ حکومت کے جو ارادے ہیں، حکومت کی جو نیت ہے، اس کے بارے میں آپ ممتا بنرجی کے بیانات کو دیکھ سکتے ہیں۔ ممتا بنرجی نے مودی حکومت پر یہ الزام عائد کیا ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ جان بوجھ کر جمہوریت کے عمل کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جان بوجھ کر ایسے لوگوں کے ووٹ حذف کیے جا رہے ہیں جو BJP کے خلاف ہیں، اور مغربی بنگال میں 90 لاکھ سے زائد لوگوں کے نام حذف کیے گئے اور ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، بہار میں ہو یا مغربی بنگال میں ہو، بہار میں تو 66 لاکھ لوگوں کے نام حذف کیے گئے جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اور عین انتخابات سے قبل یہ کیے گئے تو فائدہ BJP کو ہوا ہے۔ ویسے بھی مغربی بنگال میں آپ دیکھیں گے کہ BJP کو فائدہ پہنچانے میں ممتا بنرجی کے مطابق جو پیراملٹری فورسز ہیں، یعنی 4 قسم کے فورسز کی بے شمار کمپنیاں جن کی تعداد 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ بنتی ہے، انہیں میدان میں اتارا گیا ہے۔ مسلح جو گاڑیاں ہیں ان گاڑیوں کو میدان میں اتارا گیا ہے جیسے آپ مغربی بنگال میں نہیں بلکہ کسی دشمن ملک میں اتر گئے ہوں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ممتا بنرجی کی پارٹی نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ مغربی بنگال میں تمام مرکزی ایجنسیوں کو استعمال کیا گیا، جن میں CBI شامل ہے، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ شامل ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے انکم ٹیکس کیا محکمہ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ BJP زیر اقتدار ریاستوں سے ایسے IPS بدنام زمانہ IPS عہدیداروں کو جو BJP کے طلبے چاٹو کہا جاتا ہے، انہیں مغربی بنگال میں متعینات کیا گیا۔ تو یہ چیزیں الزام عائد کیا ہے ممتا بنرجی کی پارٹی نے، اور ممتا بنرجی کی پارٹی نے اس بارے میں ثبوت و شواہد بھی پیش کیے ہیں۔ اب تو ممتا بنرجی کی پارٹی نے سپریم کورٹ میں کیس بھی درج کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی جو خبریں ہیں، اور آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ یعنی پھیل رہی ہیں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہمارے عمر خالد کا سوال ہے یا شرجیل امام کا سوال ہے، تو آپ دیکھیں گے تقریباً 6 برسوں سے یہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف ملک سے غداری کا UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ BJP کا کوئی قائد مسلمانوں کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے، کوئی سادھو یا سنت، کوئی نام نہاد و خود ساختہ بابا 20 لاکھ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کرتا ہے، تو اس کے خلاف UAPA کے تحت مقدمات درج نہیں کیا جاتا۔ اور جب شرجیل امام کہتے ہیں جمہوریت کا یعنی سہارا لیتے ہوئے کہ ہم چکا جام احتجاج منظم کریں گے، تو ان کے خلاف یعنی اشتعال انگیز بیانات دینے کے پاداش میں اور دہلی فسادات کی سازش تیار کرنے کے الزام میں UAPA کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ عمر خالد اسٹوڈنٹ لیڈر ہے، ان کے خلاف بھی اسی طرح کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور 2020 کے دہلی فسادات کے سازش رچنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں گے کہ عمر خالد اور شرجیل امام یہ اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں اور یہ قومی یکجہتی کو مستحکم کرنے کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ کام کیا گیا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ جس نے ان کے چھوٹے بینچ نے سپریم کورٹ کے اس نے انہیں ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا، اب سپریم کورٹ کی بڑی بینچ نے اس پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ کس طرح یعنی جسٹس بھویان نے فیصلے میں کہا ہے کہ چھوٹی بینچ بڑی بینچ کے وضع کردہ قانون کی پابند ہوتی ہے۔ 2020 کے دہلی فسادات میں آخر کیوں اب تک انہیں ضمانت نہیں دی گئی ہے، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جنوری میں عمر خالد اور شرجیل امام کی درخواست ضمانت سپریم کورٹ نے مسترد کر دی تھی اور ماباقی
تمام ملزمین کو رہا کر دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، کیا عمر خالد کو رہا کرتی ہے، ضمانت دیتی ہے، کیا شرجیل امام کو ضمانت پر رہا کرتی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ اور اسی اہم سوال کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔